नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेकर आए एक और धमाकेदार सेशन। जी दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का। आज के सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन की, स्पेसिफिक बातें करने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण और कुछ कतई जय टाइप की चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत है सभी लोगों का। चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। सबसे पहले प्रश्न के साथ में जो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हमने यहाँ पे पूछा है अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय। ये हमने लास्ट प्रश्न के रूप में आपको पूछा था कि जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन ऑब्स्टेट्रिक्स। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पे सुनिएगा, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ये आपका ओवरी है जो नंबर में 2 होती है, और ये आपका जो है फिम्ब्रियाई है, और ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है। और हमने यहाँ पे समझा कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके अंदर आपका जो है पूरा कॉर्पस यूट्रस है, और यूट्रस के बाद में ये आपके फिम्ब्रियाई है और अगेन ओवरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब हम बात करते हैं तो हार्मोनल प्रोसेस है, हाइपोथैलेमस से इनिशिएट होता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है और इस हार्मोन को हम नाम देते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच हार्मोन एक्ट करता है पिट्यूटरी के ऊपर, और वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन बनता है एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच, ये जो एफएसएच हार्मोन है, ये हार्मोन एक्ट करेगा ओवरी के ऊपर। ओवरी में खूब सारे होते हैं फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है एफएसएच हार्मोन। और एफएसएच हार्मोन जब फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि इसका नाम ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और एक फॉलिकल को स्टिमुलेट करके उसी फॉलिकल को ये क्या कराएगा, मैच्योर कराएगा। इस मैच्योर फॉलिकल को नाम देता है ग्राफियन फॉलिकल। एफएसएच एक फॉलिकल को मैच्योर कराता है और इसको हम नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल वो होता है जिसके अंदर ओवा होता है। शुरुआत कहाँ से हुई, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन क्या सीक्रेट किया, एफएसएच। एफएसएच ने कहाँ एक्ट किया, ओवरी के ऊपर। ओवरी में क्या पाए जाते हैं, खूब सारे फॉलिकल्स। एक फॉलिकल को क्या किया, एक फॉलिकल को क्या किया, मैच्योर कराया। और इस फॉलिकल को जब मैच्योर कराया तो मैच्योर फॉलिकल को हम क्या नाम देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जिसको हमने मैच्योर कराया, इस ग्राफियन फॉलिकल के पास में क्या होता है, ओवा। इस ग्राफियन फॉलिकल के पास में क्या होता है, ओवा। इस मैच्योर फॉलिकल के पास में क्या होता है, ओवा। अब जब इसके पास में ओवा है, उसी समय एक और हार्मोन है एलएच हार्मोन, उसका सर्ज हुआ। इसको हम नाम देते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं इसको, एलएच सर्ज नाम देते हैं। और जब एलएच हार्मोन का लेवल एकदम से बढ़ा तो इस एलएच हार्मोन ने क्या किया, इस ग्राफियन फॉलिकल में से ओवा को रिलीज करवाया। इसमें से ओवा का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओवुलेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे कि जैसे ओवा रिलीज हुआ, ओवा तो आ गया इधर फैलोपियन ट्यूब में, और ये ओवा रिलीज हुआ तो पीछे जो बचा इसको हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। पीछे जो बचा इसको हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे बोला कि खूब सारे फॉलिकल हैं, फॉलिकल मैच्योर हुए, मैच्योर फॉलिकल को नाम दिया ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में से ओवा रिलीज हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। और ओवुलेशन में पीछे जो बचा उसको हमने नाम दिया कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो पीछे बचा इसको हम नाम देता है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसके ऊपर यही एलएच एक्ट करेगा। एलएच ने पहले एक्ट किस पे किया, ग्राफियन फॉलिकल पे। क्या करवाया, उसमें से ओवा को रिलीज करवाया, इसको कहते हैं ओवुलेशन। और इसी एलएच ने इस कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट किया, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करवाता है। और ये जो एफएसएच हार्मोन है जिसने फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, यही एफएसएच यहीं से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करवाता है।
तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे दो तरह के हार्मोन बनते हैं। एक हार्मोन एस्ट्रोजन बनता है ओवरी के अंदर, एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन बनता है कॉर्पस ल्यूटियम से। मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताया कि वहाँ पे खूब सारे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स जब खूब सारे हैं, ओवा के अंदर खूब सारे फॉलिकल्स है, फॉलिकल को जब स्टिमुलेट किया जाता है तो फॉलिकल स्टिमुलेट होके क्या करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल के पास में क्या होता है, ओवा, और ये जो ओवा है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। उसमें से ओवा रिलीज हुआ। जब ओवा रिलीज हुआ इस प्रोसेस को ओवुलेशन बोला। क्या बोला इसको, ओवुलेशन। और ओवा रिलीज होकर किस में आ गया, इस फैलोपियन ट्यूब में आ गया, और ये जो पीछे बचा उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करवाता है, जबकि यहाँ पे एफएसएच जो होता है वो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करवाता है। तो एफएसएच के द्वारा आपका जो ओवरी है वहाँ से एस्ट्रोजन सिक्रेट होना, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होना कॉर्पस ल्यूटियम से। अब होता क्या है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल ने ओवा बना दिया, ये ओवा तो यहाँ पे आ गया, लेकिन अब अगर मान लो उधर से स्पर्म आता है और स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है, और इस दौरान फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट को, इस फर्टिलाइज प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस फर्टिलाइज प्रोडक्ट को हम बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर, और यही जाइगोट एम्ब्रियो में और यही एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होगा। लेकिन होता क्या है कि जब जाइगोट बन गया और जाइगोट यहाँ पे आके इम्प्लांट होता है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होने के बाद में इसकी एक लेयर बनती है, और इस लेयर को नाम देते हैं सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर। ये जो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है, ये सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट एक केमिकल मैसेंजर रिलीज करेगा, यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज करेगा, और इस हार्मोन का नाम होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कौन बनाएगा, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। क्या बनाएगा, HCG। ये जो HCG हार्मोन है ये जाएगा, और ये HCG हार्मोन जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये HCG हार्मोन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के पास में, एक मैसेज लेके जाएगा कि भाई वहाँ पे ओवुलेशन हो गया है, पीछे कॉर्पस ल्यूटियम बचा हुआ है, और ये जो पीछे बचा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम है ये बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि इसी के पास में क्या है, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन ही प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवा सकता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल हो गया तो प्रेगनेंसी जो है वो मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ जाएगा, और इसको हम एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। तो 3 महीने तक, कितने महीने तक, 3 महीने तक, जब तक क्या नहीं बन जाता, प्लासेंटा नहीं बन जाता, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कराने के लिए अर्ली पीरियड के दौरान जो हार्मोन मदद करता है वो HCG है, और वो HCG जिसके ऊपर एक्ट करता है वो प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम है, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। तो 3 महीने तक प्लासेंटा की जगह काम करता है कॉर्पस ल्यूटियम। जिस कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पान सिर्फ 10 दिन होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम कितने महीने तक काम करता है, 3 महीने तक, 12 वीक तक। तो अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है, अर्ली प्रेगनेंसी, उसको मेंटेन करने का काम अगर किसी के द्वारा होता है तो इसको मैं क्या नाम देता हूँ, कॉर्पस ल्यूटियम नाम देता हूँ। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्लासेंटा कभी भी अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं करता है, ब्रेस्ट और ग्राफियन फॉलिकल ये काम नहीं करते हैं। तो मैंने इसको क्या नाम देना है, कॉर्पस ल्यूटियम। 3 महीने तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले हार्मोन में आता है। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई। जी हाँ, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 3 महीने तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है। अर्ली प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला जो प्रोडक्ट है वो है कॉर्पस ल्यूटियम, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट होगा। बी करेक्ट आंसर है, बाकी सभी बातें इनकरेक्ट है। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। गायनिक हार्मोन एस्ट्रोजन को बोलते हैं, और प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। गायनिक हार्मोन एस्ट्रोजन को बोलते हैं, और प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं। FSH और LH एंट्री पिट्यूटरी हार्मोन है, GnRH हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी के हार्मोन है। और अगर आपको ये पूछे HCG तो जवाब है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। ओवुलेशन LH हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन, ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों। कॉर्पस ल्यूटियम किसमें, ओवरी में ही है। इतनी बात समझ में आई।
आसान है। अगला प्रश्न, देखो अगरबत्ती लगाना बिल्कुल ना भूले भाई। अगरबत्ती लगाए और पूरे उत्साह के साथ में सेशन को अटेंड करें। सभी लोगों को एक उत्साहित मन के साथ में पढ़ना है। यहाँ पे मन में एक जोश, जुनून और पागलपन रहना चाहिए कि आप किसी एक बेहतरीन सेशन को पढ़ रहे हो और आप एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हो। तो आपके दिमाग में, आपके मन में एक जुनून रहना चाहिए पढ़ाई के प्रति। उसमें कहीं पे भी मतलब ढील नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जुनून रगों में भर अलग कुछ, कर सके तो कर अलग कुछ, वरना कैसे कहेगी दुनिया इस बंदे में हुनर अलग कुछ। तो अगर आपको अलग बनना है, अगर आपको हुनरबाज बनना है, अगर आपको अपना हुनर दिखाना है, तो आपको सबसे हटके थोड़ा सा करना पड़ेगा। और है आसान, कर हर कोई सकता है। करने की हिमाकत और ताकत आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है वेजाइनल म्यूकोसा का। कौन सा साइन है? प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल म्यूकोसा जो होता है उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना चार्डविक साइन है, गुडेल साइन है, हेगार साइन है, नन ऑफ द अबव है। प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल म्यूकोसा का ब्लूइश डिस्कलरेशन, बहुत अच्छा सवाल है। आप सभी के ऊपर काम करना। देखो नन ऑफ द अबव ये गलत है। हेगार साइन, हेगार साइन को मैंने बताया था सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। हेगार साइन क्या होता है? सॉफ्टनिंग सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? हेगार साइन। गुडेल साइन जो होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स की सॉफ्टनिंग को हम क्या बोलते हैं? गुडेल साइन के नाम से जानते हैं। हेगार साइन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। गुडेल साइन किसको बोलते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। और एक बात यहाँ पे और लिखी हुई है, और वो क्या है? चार्डविक साइन या जैकमियर साइन। याद रखना, चार्डविक साइन बोलते हैं या इसी को हम क्या बोलते हैं? जैकमियर साइन। जैकमियर साइन, जैकमियर साइन जो है इसका मतलब होता है ब्लू हैज डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल वॉल, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना या ब्लू हैज डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल वॉल। इसको हम क्या बोलते हैं? जैकमियर साइन के नाम से जानते हैं। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इट्स जैकमियर साइन, इट्स नॉट गुडेल, इट्स नॉट हेगार, और नन ऑफ द अबव वैसे भी गलत है। और ये प्रेगनेंसी के संबंधित साइन है, ये प्रेगनेंसी के साइन है और ये चेंजेज है प्रेगनेंसी में। तो साइन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। सभी लोगों को जवाब लिखना है, सारी बातें याद रखनी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझना है आपको। कॉपर टी 300A प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कितने साल के लिए ये प्रेगनेंसी अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का काम करती है 380A। कॉपर टी 300A 3 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर और 10 ईयर। 4 ऑप्शन दिए यहां पे, विच इज द करेक्ट वन?
5 साल, 10 साल, क्या लग रहा है बताओ? 375 5 साल तो कॉपर टी 380A जो होता है, अच्छा यहाँ पे एक कंफ्यूजन चल रहा है, ये 380A है, इसको लेके कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये 380A है, घबराओ मत। तो यहाँ पे दो तरह का हमने बताना है, एक तो 375 और एक 380A। दो कॉपर टी आजकल सबसे ज़्यादा यूज होती है, 375 और 380A। ये जो 375 होती है, इट्स फॉर 5 ईयर, है ना, 5 ईयर्स। और 380A जो होती है, ये 10 ईयर्स के लिए प्रोटेक्शन देती है। इसका जो प्रोटेक्शन है वो है 5 ईयर और 10 ईयर। जो 300 है, 375 है, इट्स फॉर 5 ईयर, है ना, 5 ईयर। और 380A जो होता है वो कितना देता है? 10 ईयर का प्रोटेक्शन है। तो सभी ने बिल्कुल सही जवाब लिखा है कि सर अगर 375 है तब तो इसका कितना रहेगा? 5 साल, और 380A होगा तो इसका कितना रहेगा? 10 साल। तो इट इज फॉर 10 ईयर्स। कितना होगा? 10 ईयर्स। इट्स 380A। और 375 अगर आपको बोले तो ये कितना होगा? 5 साल के लिए होगा। ये दो बातें आपको कॉपर टी के बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया, आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए और अगरबत्ती लगा के पूरे जोश के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जुनून और आपका पागलपन इस एग्जाम में आपको सफल बनाएगा। वो किसी ने कहा, जुनून रगों में भर अलग कुछ, कर सके तो कर अलग कुछ, वरना कैसे कहेगी दुनिया इस बंदे में हुनर अलग कुछ। तो दिखाओ अपना अलग हुनर और बताओ कि ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस है वो आर एट रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ। अगर किसी वुमन में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगर प्रेजेंट है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो वो वुमन किस बात की रिस्क पे है? व्हाट काइंड ऑफ रिस्क द वुमन हैव? स्टेरिलिटी, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन फाइब्रोइड और इरेगुलर मेंसेज। अगर किसी वुमन में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है उसकी रिस्क है, तो उसमें क्या होने की रिस्क है? सर्वाइकल कैंसर होने की रिस्क है। क्या होने की रिस्क है? सर्वाइकल कैंसर होने की रिस्क है। स्टेरिलिटी नहीं है, यूट्राइन फाइब्रोइड नहीं है, इरेगुलर मेंसेज नहीं है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचाव के लिए आजकल वैक्सीन आता है, तो सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर एज ए प्रोफाइलैक्टिक हमें वुमन में वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ये रिस्क को कम करने का काम करता है। और कौन सी रिस्क? सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को मिनिमाइज करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर सर्वाइकल कैंसर। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपको यहां पे कह रहा है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया इज। बहुत अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। इंडिया के अंदर मैटरनल डेथ का सबसे कॉमन कारण क्या है? लेबर का ऑब्स्ट्रक्टेड होना, सेप्सिस होना, एनीमिया होना और हेमरेज का होना। 4 बातें हमने यहां पे पूछी, याद रखो। सबसे कॉमन कारण, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया? ये यहां पे आपको पूछा गया है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया? पहला, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। लेबर के ऑब्स्ट्रक्टेड होने से फीटल डिस्ट्रेस होता है, बच्चे को समस्या हो सकती है, माँ को कोई समस्या नहीं है। क्या बात है, सीमा कुमार बहुत बढ़िया, जसमीत कौर, नीलम, दीपक, श्वेता, छा गए भाई रसगुल्ले, पूरे उत्साह के साथ में, पूरे जोश में दिख रहे हैं। वो कहता नहीं कि अगर ये एग्जाम पहाड़ है, अगर यूपी पीएससी कोई बड़ा सा पहाड़ है, तो हम कौन से दशरथ मांझी से कम है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और एक ही संकल्प है, क्या सोचा था नहीं लौटेंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कहानी यहाँ पे है कि पूरा उत्साह है, उत्साह में कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे मैटरनल डेथ की बात की तो सेप्सिस इज ए कॉज ऑफ मैटरनल डेथ, बट इट इज नॉट ए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ। यस माय डियर फ्रेंड, एनीमिया इज ए कॉज ऑफ मैटरनल डेथ विदाउट प्रेगनेंसी। अगर कोई लेडी में प्रेगनेंसी नहीं है और डेथ का कारण पूछे
तो वहां पे क्या हो सकता है ये, लेकिन मैटरनल वर्ड जब यूज होता है तो डेथ का कारण हेमरेज ही बनेगा। और ये पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज, डिलीवरी के पहले 24 घंटे में 500 ml से ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो जाती है उसको पीपीएच कहते हैं, प्राइमरी पीपीएच। और इसके होने के 4 टी साइन हम पढ़ते हैं वहां पे, 4 टी। टॉर्न टिश्यू ट्रॉमा, थ्रोम्बस, टॉर्न टिश्यू ट्रॉमा और थ्रोम्बस। टॉर्न किसकी, यूट्राइन टॉर्न, टिश्यू प्लासेंटल टिश्यू, ट्रॉमा डिलीवरी का ट्रॉमा, और थ्रोम्बस कोएगुलेशन। तो टॉर्न जो होता है वो कौन सा हो गया, टॉर्न जो होता है एटोनिक यूट्रस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमरेज एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस। टिश्यू प्लासेंटल टिश्यू, ट्रॉमा इंस्ट्रूमेंटल ट्रॉमा, इंस्ट्रूमेंटल ट्रॉमा, प्लासेंटल टिश्यू और एटोनिक यूट्रस और थ्रोम्बस कोएगुलोपैथी, कोएगुलोपैथी। 4 कारण जो होते हैं उसकी वजह से पीपीएच होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज होता है। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन कारण कौन सा है, बहुत बढ़िया, मोस्ट कॉमन कारण कौन सा है, मोस्ट कॉमन कारण है एटोनिक यूट्रस। टॉर्न इज ए मेजर रीजन, टॉर्न इज ए मेजर कॉज। चलिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस है उससे संबंधित अगला प्रश्न। वैसे हमने पूरा साइकिल पढ़ लिया, हमने जीएनआरएच पढ़ा, हमने एपिसोड पढ़ा, एलएच पढ़ा, एस्ट्रोजन पढ़ा, प्रोजेस्टेरोन पढ़ा और एससीजी पढ़ा, कॉर्पस ल्यूटियम पढ़ा, सब बातें हमने वहां पे पढ़ी। उसी से संबंधित अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग चुका है जो आप सभी को लिखना है। एक और नया प्रश्न, देखो भाई, कुछ बच्चे बहुत अच्छा जवाब लिख रहे हैं, कुछ बच्चों का जवाब तो सही है लेकिन अगरबत्ती नहीं लगी अभी तक। तो पूरे अगरबत्ती लगा के पूरे जोश के साथ में जवाब लिखे। आपका जोश इस एग्जाम में आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अपने नाम के साथ में वो एग्जाम जुड़ जाना चाहिए, तब तो आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में। कि आप यूपीपीएससी की कर रहे हो तो आपका नाम विद यूपीपीएससी, अगर आप नॉट सेट की कर रहे हो तो नाम के साथ में नॉट सेट जोड़ लो, अपने सपने को आपके नाम के पीछे बिठा दो। जैसे जैसे मैंने अपना नाम लिखा, मैंने अपना नाम लिखा तो मैंने अपने नाम के पीछे अपना कर्म बिठा दिया, है ना। आप अपना नाम लिखे तो आप अपने नाम के पीछे नाम, क्योंकि हमारा नाम जो है वही हमारी पहचान है, आप अपने नाम के पीछे जोड़ दे नॉट सेट, नाम के पीछे नॉट सेट जुड़ जाना चाहिए, नाम के पीछे यूपीपीएससी जुड़ जाना चाहिए, नाम के पीछे यूपीपीएससी जुड़ जाना चाहिए, नाम के पीछे नॉट सेट जुड़ जाना चाहिए, नाम के पीछे अपने कर्म बोलने चाहिए, ये होना चाहिए। सोर्स ऑफ एससीजी क्या रहेगा, एससीजी का सोर्स क्या है, एससीजी का सोर्स है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, हमने पढ़ा था। और ये जो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है ये लगातार कांस्टेंट एससीजी को भेजेगा अर्ली प्रेगनेंसी में, और इसलिए आपने देखा होगा अर्ली प्रेगनेंसी जो है इसका लेवल बढ़ जाता है, किसका लेवल बढ़ जाता है, एससीजी का। और उसकी वजह से लेडी को खूब सारा नोजिया, वॉमिटिंग, ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है अर्ली प्रेगनेंसी में, समझ लो बात को। तो अर्ली प्रेगनेंसी की कहानी रहती है, साइटोट्रोपोब्लास्ट या एमनियन या कोरियन यहाँ पे जवाब नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आई, आसान है। तो मेरा यहाँ पे जवाब क्या रहेगा, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, ए करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। इट्स सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट नॉट साइटोट्रोपोब्लास्ट। चलिए अगला प्रश्न, नॉर्मल शेप ऑफ एंटीरियर फोंटेनल ब्रेगमा, राउंड, स्क्वायर, डायमंड और ट्रायंगुलर।
एंटीरियर फ्रंटल है ब्रेगमा, ब्रेगमा जो है एंटीरियर फ्रंटल है, और इसका नॉर्मल शेप कितना होता है, कैसा होता है, ऐसा सवाल ने पूछा। राउंड होता है, स्क्वायर होता है, डायमंड होता है या ट्रायंगुलर होता है। चार बातें हमने यहाँ पे लिखी। एंटीरियर फ्रंटल के बारे में हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज द नॉर्मल शेप? फ्रंटल जहां पे दो या दो से ज्यादा, ब्रेन के अंदर जहां पे दो या दो से ज्यादा सूचर आपस में मिलते हैं, वहां पे एक सॉफ्ट सी जगह बनती है, और ब्रेन में बनने वाली इस सॉफ्ट सी जगह को फ्रंटल के नाम से जानते हैं। ये एंटीरियर भी होता है, ये पोस्टीरियर भी होता है। याद रखना, हमारे हेड के अंदर, फीटल स्कल के अंदर दो या दो से ज्यादा सूचर जहां आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, वहां एक सॉफ्ट सी जगह बनती है, और उसको हम फ्रंटल कहते हैं। ये जो फ्रंटल होता है, फ्रंटल, ये टोटल नंबर में 6 होते हैं। छह होते हैं। दो फ्रंटल की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। एक तो इस आगे वाले की, एक के पीछे वाले की। इस आगे वाले फ्रंटल को बोलते हैं एंटीरियर फ्रंटल, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर फ्रंटल। याद रखना, एक होता है आपका एंटीरियर फ्रंटल, एक होता है आपका पोस्टीरियर फ्रंटल। ये जो एंटीरियर फ्रंटल होता है, इसको बोलते हैं ब्रेगमा, इसको बोलते हैं लैम्डा। ये जो एंटीरियर फ्रंटल होता है, इसमें आपका आता है यहाँ पे एक सूचर, इसको नाम देते हैं कोरोनल। एक होता है फ्रंटल, कोरोनल है, फ्रंटल है, सैजाइटल है। 3 सूचर होते हैं एंटीरियर फ्रंटल में। कोरोनल सूचर होता है, फ्रंटल सूचर होता है। यहाँ पे जो सूचर आता है, इस सूचर को नाम देते हैं फ्रंटल। और ये जो होता है, यह है सैजाइटल। तो सैजाइटल, फ्रंटल, कोरोनल, तीनों मिलके क्या बनाते हैं? डायमंड शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको मैंने क्या नाम दिया? ब्रेगमा। और इस फ्रंटल को नाम देता है एंटीरियर। ये जो पीछे वाला फ्रंटल होता है, इसको नाम देता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में एक सूचर है सैजाइटल, एक सूचर है लैम्बडोइडल। तो सैजाइटल प्लस लैम्बडोइडल, तो 2 सूचर की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। एक ब्रेगमा, एक लैम्बडा। ब्रेगमा जो है एंटीरियर फ्रंटल है, लैम्बडा पोस्टीरियर फ्रंटल है कि नहीं है? ब्रेगमा और लैम्बडा। ब्रेगमा में 3 सूचर और 4 सूचर लाइन। यहां पे 2 सूचर और 3 सूचर लाइन। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे सूचर की बात की, फ्रंटल की बात की। अच्छा, एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि इसका शेप डायमंड है, इसका है ट्रायंगुलर। ये कैसा शेप का है? ट्रायंगुलर। आगे वाला शेप कैसा है? डायमंड। और ये डायमंड शेप वाला जो सूचर है, इस सूचर में आपने देखा इसके रिजॉल्व होने का समय अर्लीस्ट होता है। डेढ़ महीने पे रिजॉल्व होता है पोस्टीरियर फ्रंटल। ये तो हो गया 1.5 साल पे, और ये रिजॉल्व होता है 1.5 महीने पे। 1.5 महीने पे पोस्टीरियर रिजॉल्व हो जाता है। तो जो ट्रायंगुलर शेप का है, पोस्टीरियर फ्रंटल है, साइज में छोटा है, रिजॉल्व होने में 1.5 महीने का वक्त लगाता है। एंटीरियर थोड़ा साइज में बड़ा है, रिजॉल्व होने में 1.5 साल का वक्त लगाता है। डायमंड शेप का ये फ्रंटल होता है, एंटीरियर फ्रंटल। 2 हो गया, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एक डायमंड शेप और एक ट्रायंगुलर शेप। एक 1.5 महीने पे, एक 1.5 साल पे। ये सभी बातें आपको फ्रंटल को लेके याद रखनी है। एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है, एक ब्रेगमा, एक लैम्बडा है। सूचर है, सूचर लाइन की बात कर ली हमने। नॉर्मल शेप जो एंटीरियर फ्रंटल का रहता है, मैंने आपको बोल दिया वो कैसा होता है? डायमंड शेप का। ये नॉर्मल है एंटीरियर का, है ना।
राउंड, स्क्वायर या ट्रायंगुलर है ही नहीं। ये कौन सा शेप है? डायमंड शेप है, एंट्रीफ्रंटल। समझ में आ रहा है कहानी? दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा प्यारे दोस्तों? आसान है। अगला प्रश्न, सूचर वाला मामला मेरे हिसाब से क्लियर कट हो गया है, नहीं? अगला प्रश्न, बेल्स पाल्सी अकर्स ड्यू टू द लीजन ऑफ, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बेल्स पाल्सी? बेल्स पाल्सी का दूसरा नाम क्या है? सभी को जवाब लिखना है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बेल्स पाल्सी? देखो भाई, जिन बच्चों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, पूरे विश्वास से लगाए। अगरबत्ती लगाने से आपके अंदर विश्वास आता है। हम बोलते हैं ना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं करता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक बहुत ही सुंदर लाइन है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। लाइन ऐसे है कि नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। हर दिन वही मेहनत, हर दिन वही साहस, हर दिन वही जुनून, हर दिन वही पालसी। बेल्स पालसी मिक्स क्रेनियल नर्व की बीमारी है, फेशियल पालसी भी कहते हैं। तो मैंने इसको क्या बोला? फेशियल पालसी भी कहते हैं इसको, है ना। और इसमें जो 7th क्रेनियल नर्व है, 7th क्रेनियल नर्व जो कैसी होती है? सेंसरी और मोटर, उसमें बीमारी इसके मोटर फाइबर की है। जो आपकी 7th क्रेनियल नर्व है वह है आपका सेंसरी और मोटर। तो इस बीमारी में 7th क्रेनियल नर्व का मोटर फाइबर अफेक्टेड होता है। और मोटर फाइबर के अफेक्ट होने से जिस मरीज को बेस पाल्सी होती है, तो बीमारी तो 7th क्रेनियल नर्व की है, लेकिन इस 7th क्रेनियल नर्व की बीमारी में चेहरे की सिमेट्री चली जाती है। ये नॉर्मल फेस है, नॉर्मल। ये देखो, बेस पाल्सी होने के बाद में चेहरा जो है 19-20 हो जाता है। चेहरा जो एसिमेट्रिकल हो जाता है, कैसे हो जाता है? एसिमेट्रिकल हो जाता है, एसिमेट्रिकल। यूनिलेटरल फेशियल पैरालाइसिस, एसिमेट्रिकल यूनिलेटरल फेशियल पैरालाइसिस, एसिमेट्रिकल फेस हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं यहां पे इस मरीज में बात करूं, इस वाले में कौन सी बेल्स पाल्सी है, राइट या लेफ्ट? सभी को जवाब देना है, जिनको भी समझ में आई है कहानी। कौन सी बेल्स पाल्सी है, राइट या लेफ्ट? जवाब लिखो रे लालो। लेफ्ट या राइट? ये शकल देने पे आपको किधर की बेल्स पाल्सी लग रही है? लेफ्ट की लग रही है, राइट की लग रही है? तो लेफ्ट की है कि राइट की है प्यारे दोस्तों? राइट की लग रही है, लेफ्ट की लग रही है। कुछ को राइट, कुछ को लेफ्ट।
प्रॉब्लम कहाँ है बताओ। देखो जिस साइड में बेल्स पाल्सी होती है उधर का चेहरा जो है वो लटक जाता है, ऐसा हमने बताया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मरीज का जो दो हिस्सा है, उस हिस्से में नॉर्मल फेस है। ये नॉर्मल फेस में एक साइड का चेहरा जो है वो लटक गया। देखो ये चेहरा लटक गया है। ये साइड कौन सी है, राइट या लेफ्ट? राइट। ये इसका जो चेहरा है, इस चेहरे की कौन सी साइड है? राइट साइड है। तो बेल्स पाल्सी किधर साइड में हुई है? राइट साइड में। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर राइट बेल्स पाल्सी है, कौन सी फेशियल नर्व डैमेज हुई है, राइट या लेफ्ट? अरे हमारी तुम्हारी तरफ क्या होता है बे, जब भी आप शक्ल देखोगे किसी आदमी का तो राइट लेफ्ट तो फिक्स है यहाँ पे। हमारी तुम्हारी तरफ से क्या होता है मरीज की शक्ल देख के राइट लेफ्ट बोलोगे या हमारी तुम्हारी तरफ से बोलोगे? एग्जाम में ऐसे लिखोगे हमारी तरफ से राइट है, तुम्हारी तरफ से लेफ्ट है। कुछ यूनिवर्सल बातें हैं। इस मरीज में ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है, सिंपल सी बात है। अब राइट साइड में फेशियल पाल्सी हुई है, बेल्स पाल्सी हुई है, तो चेहरे के कौन से एरिया में? लेफ्ट फेशियल नर्व। बिल्कुल गलत है। याद रखना, जब राइट साइड की फेशियल पाल्सी है तो राइट ही फेशियल नर्व का प्रॉब्लम है। हमारे ब्रेन से फेशियल नर्व आती है, दो हिस्से बनते हैं, राइट वाला राइट में जाता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जाता है। अगर लेफ्ट वाली सही है तो प्रॉब्लम राइट में है ना, और राइट में है तो राइट साले वाले को आप क्या करो, पैरालिसिस डिनोट करते हैं। राइट वाला फाइबर ही गड़बड़ होता है, राइट वायर ही राइट साइड में प्रॉब्लम कराता है। तो जो नर्व होगी प्रॉब्लम है वो भी राइट ही होगी, और जो पैरालिसिस होगा वो भी राइट में होगा। लेफ्ट में यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ये स्ट्रोक नहीं है, ये बेल्स पाल्सी है। स्ट्रोक में ऐसा होता है कि राइट साइडेड स्ट्रोक में लेफ्ट बॉडी पैरालिसिस होता है, लेफ्ट साइड के स्ट्रोक में राइट बॉडी का पैरालिसिस होता है। वो स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक नहीं है, बेल्स पाल्सी है। और इसमें लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं होता है, जिधर पैरालिसिस है उधर ही प्रॉब्लम है। गुड। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये सेवंथ क्रेनियल नर्व का पाल्सी या पैरालिसिस हो गया, बेल्स पाल्सी। एसिमेट्रिकल फेशियल पेस हो गया, जिस साइड का चेहरा लटक गया है उधर में ये फोल्ड नहीं होंगे, ये आपके फ्रंटल फोल्ड, आंखों को टाइट बंद नहीं कर पाएगा मरीज। उसके अलावा जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बेल्स पाल्सी जब भी मरीज को होती है तो यहाँ पे मरीज में एक साइड की आंख बंद हो जाती है, एक साइड की आंख मरीज की खुली रहती है। एक साइड की आंख बंद होगी, एक खुली रहती है। इधर जैसे इधर एक साइड का आंख बंद हो गया, एक साइड खुली है, इधर की तरफ मरीज को बेल्स पाल्सी है। इधर का नेजोलेबियल फोल्ड फ्लैट हो जाएगा। क्या दिख रहा है? लेफ्ट लेफ्ट में देखो, तुम जो प्रॉब्लम दी हुई है वो देखो, तो तुम्हें समस्या नहीं होगी, है कि नहीं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फिफ्थ क्रेनियल नर्व। इसकी प्रॉब्लम से होता है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ब्रेकियल प्लेक्सस C5 से T1। ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व जो है, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व जो है वो आपकी 12 पेयर्स होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर एक क्रेनियल नर्व का ही पंगा है जो कि सेवंथ क्रेनियल नर्व का है। तो बेल्स पाल्सी 12 से नहीं होती है, 7 से होती है। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी इंफॉर्मेशन, कई लोगों का एक दिमाग में लगातार चल रहा था कि सर टेस्ट तो है, टेस्ट है कहाँ? टेस्ट तो है पर टेस्ट है कहाँ, कैसे है? सुन लीजिएगा। तो कई लोगों की प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं उत्कर्ष क्लासेस द्वारा आयोजित। याद रखना, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस द्वारा आयोजित नॉर्सेट प्रीलिम ऑफलाइन मॉक टेस्ट 3 सितंबर को प्रातः 10 बजे होगा। 3 सितंबर को प्रातः 10 बजे होगा, जोधपुर उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स, जोधपुर में इसका जो सेंटर रहने वाला है जोधपुर उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा गौरव पथ रोड पे होगा इसका, आशापूर्णा मॉल के पास, सेक्टर ई, शास्त्री नगर, जोधपुर। ये तो है जोधपुर का एड्रेस, जोधपुर उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स, गौरव पथ रोड, आशापूर्णा मॉल के पास में, सेक्टर ई, शास्त्री नगर, जोधपुर। तो जितने भी बच्चे हमारे जोधपुर में ये एग्जाम देने आ रहे हैं उन सभी बच्चों को इस पे आना है। किस पे आना है?
जोधपुर उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स, गौरवपथ रोड। ठीक है, जो बच्चे जयपुर आ रहे हैं उनका एड्रेस है हिंडोन हाइट्स, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर। जो बच्चे जयपुर में एग्जाम देने आएंगे उनका एड्रेस है जयपुर, हिंडोन हाइट्स, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर। जो बच्चे प्रयागराज एग्जाम देने आ रहे हैं उनका एड्रेस है LK टावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, मनमोहन पार्क के पास में, कटरा, प्रयागराज। प्रयागराज वाले बच्चों के लिए एड्रेस है LK टावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, मनमोहन पार्क के पास में, कटरा, प्रयागराज। जो बच्चे इंदौर आ रहे हैं, इंदौर वाले बच्चों के लिए हर्षदीप आर्केट, गुर्जर अस्पतालों के पास में, भंवर कुआ चौराया, AB रोड, इंदौर। हर्षदीप आर्केट, गुर्जर अस्पताल के पास में, भंवर कुआ चौराया, AB रोड, इंदौर। मैंने चारों ऑफलाइन सेंटर के एड्रेस आपको बता दिए हैं। जिन भी बच्चों को ऑफलाइन सेंटर पे आना है कि नहीं है, उन सब के लिए मैंने एड्रेस बता दिया है। इसमें 2 एड्रेस मैं अच्छे से जानता हूं, और वो एड्रेस है एक तो जोधपुर उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स और एक जयपुर हिंडोन हाइट्स। 2 एड्रेस मेरे लिए भी नए हैं, LK टावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, मनमोहन पार्क के पास में, कटरा, प्रयागराज। तो यूपी के हमारे सभी बच्चों के लिए ये है। और इंदौर में है आपका गुर्जर अस्पताल के पास में, भंवरकुआ चौराया, AB रोड, इंदौर। जितने भी बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने आएंगे उन सभी लोगों का स्वागत रहेगा। ऑफलाइन क्लास के सभी बच्चों को इन सेंटर पे पहुंचना है और अपने एग्जाम को यहाँ पे देना है कल सुबह ठीक 10 बजे। स्वागत रहेगा सभी लोगों का उत्कर्ष के ऑफलाइन टेस्ट सेंटर पे। आए, एग्जाम दे और छा जाएं। लेट्स सी कौन सबसे जबरदस्त स्कोर करता है। चलिए अगले प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, यूपी प्रयागराज के बहुत सारे बच्चे हमारे पास में। तो एड्रेस समझ में आ गया आपको। हम तो YouTube पे मिलेंगे, YouTube पे अभी मिले वही है। हम कहाँ जा रहे हैं? वो एक गाना सुना होगा ना आपने, कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। है कि नहीं है? तो बहुत सुंदर लाइन है, मुझे पसंद है। सभी लोग अगरबत्ती लगाए। देखो भाई, कुछ बच्चों ने अगरबत्ती नहीं लगाई अभी तक, और पूरे उत्साह के साथ में, पूरे जोश के साथ में अगले सवाल का जवाब लिखे। अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपको ताकत देगा नया सोचने का। कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है विल्स ट्यूमर के अंदर बच्चों में? मतलब विल्स ट्यूमर कौन से ऑर्गन का बीमारी है? ट्यूमर है, कैंसर है, और गांठ है। गांठ किसमें है? गुर्दे में है। गुर्दे को क्या बोलते हैं? किडनी। तो ये है किडनी। याद रखना क्या है ये? विल्स ट्यूमर है किडनी। लंग्स नहीं है, ब्रेन नहीं है, इंटेस्टाइन नहीं है। विल्स ट्यूमर हम किसको बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर किडनी रहेगा, बाकी सभी बातें गलत है। अगला प्रश्न समझ में आया? पाल्पेशन, एब्डोमिनल पाल्पेशन, 2 बातें मना है। जब भी विल्स ट्यूमर होता है ना, 2 बातें मना है। एक तो है एब्डोमिनल पाल्पेशन, और एक किडनी बायोप्सी। 2 बातें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है विल्स ट्यूमर के साथ में। एब्डोमेन का पाल्पेशन मना है और किडनी बायोप्सी मना है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी सभी बातें सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रोड टू हेल्थ इंडिकेट्स। रोड टू हेल्थ चार्ट आपने नाम तो सुना ही होगा। हाँ, रोड टू हेल्थ चार्ट जो है किसको इंडिकेट करता है? बैलेंस डाइट को, चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ को, हेल्थ ऑफ फैमिली को, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड को। रोड टू हेल्थ, रोड टू हेल्थ जो होता है वो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ का इंडिकेटर है। बच्चे की फिजिकल ग्रोथ का इंडिकेटर है। बैलेंस डाइट, हेल्थ ऑफ फैमिली और एजुकेशन ऑफ चाइल्ड का इंडिकेटर नहीं है। अगर मैं रोड टू हेल्थ चार्ट की बात करूं तो ये फिजिकल ग्रोथ है। ग्रोथ यानी वेट और हाइट। फिजिकल ग्रोथ के पैरामीटर क्या है? वजन है और हाइट है। इन दोनों पैरामीटर को मिला के हम मरीज की फिजिकल ग्रोथ का आकलन करते हैं।
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे उस्ताद वाला एंथ्रोपोमेट्री है, वो है आपका वजन। वेट सबसे महत्वपूर्ण एंथ्रोपोमेट्री है फिजिकल ग्रोथ करने के लिए, वजन। तो वजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फिजिकल ग्रोथ के लिए। रोड टू हेल्थ यहाँ पे इंडिकेट है फिजिकल ग्रोथ का। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा। ए, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, लग चुकी है तलब मंजिल की, बहुत सुंदर लाइन है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा। हौसला कहता है देख लेंगे, हौसला कहता है देख लेंगे। और सबसे सुंदर बात है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। सुनिएगा, बहुत प्यारी लाइन है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और ठान चुके हैं इस बार हम, इस बार तो हम ठान चुके हैं। तो सवाल कह रहा है पिंक कलर INCI में what action is needed? There is no point in intervening in these cases. Require hospital referral or admission. Indicate initiation of specific treatment or calls for home management. बहुत बढ़िया। पिंक कलर ऑफ INCI जो है उसमें मरीज जो होता है रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंक कलर जब भी आता है किसी मरीज में तो वहां पे नो पॉइंट ऑफ इंटरवेनिंग इन दीज केसेस पहला लिखा है। दूसरा रिक्वायर हॉस्पिटल रेफरल फॉर एडमिशन। तीसरा इंडिकेट इनिशिएशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। कलर कोडिंग सिस्टम के अंदर पिंक कलर अगर आता है तो पिंक कलर किसका इंडिकेशन है? रेड पिंक थोड़े डरावने कलर है, रेड और पिंक थोड़े डरावने कलर है। और ऐसे कलर जब आते हैं तो हम रेफरल बनाना पसंद करते हैं। हॉस्पिटल रेफरल इंडिकेट करता है एडमिशन की जरूरत है। इंडिकेट इनिशिएशन ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट, कॉल्स फॉर होम मैनेजमेंट। तो यहां पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, वी रिक्वायर हॉस्पिटल रेफरल और एडमिशन। तो दो बातों की यहां पे जरूरत रहेगी पिंक कलर में। अगला प्रश्न है रूल ऑफ 10 किस में काम में लेते हैं? रूल ऑफ 10 और रूल ऑफ 9 आप सभी ने सुना होगा। तो रूल ऑफ 10 किस में काम में लेते हैं, 9 किस में काम में लेते हैं? पहला है क्लेफ्ट लिप, इम्परफेक्टेड एनस, टैप का फुल फॉर्म होता है प्यारे दोस्तों ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रैकियो इसोफेजियल ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला इज द टैप। CSD जो होता है कंजनल हार्ट डिजीज। कंजनल हार्ट डिजीज। तो ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला इज द टैप। CSD इज द कंजनल हार्ट डिजीज। इम्परफेक्टेड एनस और क्लेफ्ट लिप बहुत कॉमन है। रूल ऑफ 10 होता क्या है? रूल ऑफ 10 होता क्या है? रूल ऑफ 10 होता है 10 ग्राम हीमोग्लोबिन, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन, 10 पाउंड वजन, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन, 10 पाउंड वेट, 10 मंथ, 10 वीक एज। हीमोग्लोबिन, वेट और एज, 3 T जो है वो आपके क्लेफ्ट लिप की सर्जरी से संबंधित है। वैसे तो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी होती है एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, एज
एज अर्ली एज पॉसिबल, विद इन ए मंथ, एक आध महीने के अंदर अंदर हम ऑपरेशन कर देते हैं। ये जो क्लैप लिप की सर्जरी होती है, इस सर्जरी का नाम क्या होता है? चिलियोप्लास्टी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी लिप का सर्जरी को नाम देता है चिलियोप्लास्टी। आपने देखा होगा कई बच्चे पैदा होते हैं कटे हुए लिप के साथ में। ये यूनिलैटरल हो सकता है, ये बाइलैटरल हो सकता है। क्लैप लिप दो तरीके का होता है, आइदर इट इज यूनिलैटरल और बाइलैटरल। एक साइड का हो सकता है, दोनों साइड का हो सकता है। मैं आपको पिक्चर के साथ में इसको दिखाना पसंद करूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्लैप लिप की कहानी रहती है। जब बच्चा क्लैप लिप का पैदा होता है तो इसका क्लैप लिप कटा हुआ रहता है, यूनिलैटरल एक साइड का कटा हुआ रहता है, और ये ज्यादातर लेफ्ट साइड होती है, ध्यान रखना, क्योंकि यूनिलैटरल में मोस्ट कॉमन लेफ्ट साइड होती है, एक साइड का। हो सकता है कि ये बाइलैटरल हो, बाइलैटरल में दोनों साइड के लिप्स जो है, अपर लिप वो कटा हुआ रहता है, और इसकी वजह से मरीज जो है, बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा प्रोन रहता है इन्फेक्शन के प्रति। बच्चे में इन्फेक्शन होने की बहुत ज्यादा रिस्क रहती है जब लिप यहाँ पे कटा हुआ रहता है, लिप में कट रहता है, आइदर यूनिलैटरल और बाइलैटरल, ऐसा हमने यहाँ पे पढ़ा। तो एक साइड का लिप कटा हुआ है, दोनों रटा हुआ है। ये तीसरा ऑप्शन जो है, इसके अंदर तो है लिप के साथ में पैलेट भी कटा हुआ है, लिप कटा हुआ है और लिप के साथ में पीछे पैलेट भी कटा हुआ है। तो यहाँ पे क्लैप लिप प्लस क्लैप पैलेट दोनों है, लिप भी है पैलेट भी है, यूनिलैटरल है बाइलैटरल है, एक साइड है दो साइड है, ठीक है। अगर ये एक साइड है तो इस साइड को हम रिपेयर करेंगे। तो जो पोजीशन है ऑपरेशन के बाद में, नॉन ऑपरेटिव साइड, नॉन ऑपरेटिव साइड में लैटरल पोजीशन देंगे। लेफ्ट में किया तो राइट लेटरल, राइट में दिया लेफ्ट लेटरल। बाइलेटरल अगर दोनों साइड में और पोजीशन देना है तो सुपाइन विद हेड ऑफ बेड एलिवेटेड, है कि नहीं। और अगर क्लैप पैलेट है तो ऑपरेशन के बाद में प्रॉन पोजीशन, प्रॉन प्रॉन, उधर सुपाइन विद हेड ऑफ बेड एलिवेटेड, इधर जो है लैटरल पोजीशन। ये सभी के सभी क्लैप लिप और क्लैप पैलेट की कंडीशन के अंदर जो है तरीके रहते हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ ली। रूल ऑफ 10 किस में काम में लेता है? क्लैप लिप में, है ना। तभी बच्चे में सर्जरी है, तो इस सर्जरी का रूल है। रूल ऑफ 9 वर्ड में चलता है, रूल ऑफ 10 यहाँ पे चलता है। आप लोग समझ में आ गया, क्लैप लिप समझ में आ गया, क्लैप पैलेट समझ में आ गया, सर्जिकल करेक्शन समझ में आ गया, चिलियोप्लास्टी और पैलेटोप्लास्टी सर्जरी करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। सर्जरी के बाद की पोजीशन आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्लैप लिप में पोजीशन होती है यूनिलैटरल में नॉन ऑपरेटिव साइड लैटरल पोजीशन, बाइलैटरल में सुपाइन पोजीशन और क्लैप पैलेट में प्रॉन पोजीशन। ये आपको सभी बातें याद रखनी है क्लैप लिप और क्लैप पैलेट के बच्चे में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहेगा ये वाला। सवाल को अच्छे से पढ़े, ऑप्शन को अच्छे से पढ़े, आंकड़ा बिल्कुल नया लगना चाहिए। और तमाम जो हमारे 1300 बच्चे हैं ध्यान रखें, सुबह की कल क्लास है 8 बजे। कल मॉर्निंग की क्लास कितने बजे है? 8 बजे है। जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन सब कुछ साथ में लेके आ जाइएगा। एकदम भोकाल क्लास होने वाली है, बहुत जबरदस्त पढ़ने वाले हैं। सुबह 8 बजे से 9 बजे पूरा उत्साह दिखाना, पूरा जोश, आपके अंदर जितना पागलपन है वो इस हर क्लास में दिखना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रश्न को हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आप यूपीपीएस का प्रीलिम क्लियर करना चाहते हो, अगर आप नॉर्थ सेट का प्रीलिम करना चाहते हो, ये सुबह 8 बजे की क्लास, कल सुबह होने वाली क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सभी लोगों को एक उत्साहित मन के साथ में जुड़ना है, ठीक सुबह 8 बजे। एज ए नर्स यू आर अवेयर दैट एडेप्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द pelvic region that result purplish discoloration of the vaginal mucosa। अगर वेजाइनल म्यूकोसा पर्पल डिस्कलरेशन की है, एक तो हम पढ़ते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन, एक हम पढ़ते हैं वहां पे चार्डविक साइन, यहां पे बोला है पर्पल डिस्कलरेशन, तो क्या बोलेंगे इसको? लैडिन, हेगार, गुडेल साइन, चार्डविक साइन।
4 अलग अलग ऑप्शन। हाँ, कल सुबह संडे को 8 बजे और परसों भी 8 बजे, 2 दिन 8 बजे रहेगी क्लास। तो सभी लोग जोश जुनून के साथ में दोनों दिन क्लास से जुड़े। बहुत बढ़िया। तो यहां पे सवाल को हमने इजी कर लिया है, लेकिन रसगुल्ले थोड़े मात खा रहे हैं। हमने बोला एडेप्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द पेल्विक रीजन। तो जो पर्पलिश डिस्कलरेशन होता है वो चार्डविक साइन ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो पर्पल कलर होता है, वो जो ब्लू हेज कलर होता है, वो सारा का सारा यही साइन है। और साइन का नाम क्या रहेगा? साइन का नाम करेगा डी, दैट इज चार्डविक साइन। इसको लेडिन, हेगार या गुडल नहीं कहते, चार्डविक कहते हैं। हाँ लाले, कल और परसों सुबह 8 बजे क्लास है। 3 बार बता चुका हूं भाई, इतना क्यों घबरा रहे हो? जिसको ड्यूटी जाना है मोबाइल पास में रखे, क्लास जरूर देखनी है। मोबाइल को सुने धीरे धीरे आवाज में, मंद मंद मुस्कुराते हुए। लोगों को भी डाउट होएगा कि ऐसा क्या मिल गया रसगुल्ले को, इतना काहे को मुस्कुरा रहा है भाई? ऐसा पूछ और लेंगे रुकवा के। आप कहना कि वही वही वही, बोले वही क्या? बोले वही, बाद में तुम नहीं समझोगे, मूर्ख प्राणी हो हैं। अगला प्रश्न है, ए वुमन इज डायग्नोस्ड टू हैव सीवियर एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन इज बिलो। अलग अलग जवाब आ रहे हैं, अलग अलग। अगर मरीज को सीवियर एनीमिया है तो हीमोग्लोबिन कितने से कम होगा? 7 से कम होगा, नो डाउट। याद रखना, सीवियर एनीमिया किसको बोलेंगे? जब 7 से कम है। बाकी वाले तो जवाब बनने की संभावना पे ही नहीं है, क्योंकि वो दूर दूर है। तो एक आंसर करेक्ट होगा, वो कितना? 7 है। जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई है भाई, बिना देरी किए हुए। हाँ, अगला प्रश्न, द पोस्टनेटल पीरियड एक्सटेंड अप टू। पोस्टनेटल पीरियड कहां से कहां तक होता है? 2 वीक, 6 वीक, 4 वीक या 8 वीक? मैंने आपसे पूछा कि पोस्टनेटल पीरियड कहां से कहां तक होता है, तो आपका जवाब क्या रहना चाहिए? 2 वीक, 4 वीक, 8 वीक या 6 वीक? 4 ऑप्शन आपके सामने डाल दिए है। पीरियड का नाम पूछ लिया है पोस्टनेटल। एक होता है प्रीनेटल, एक होता है इंटरनेटल, एक होता है पोस्टनेटल। डिलीवरी के बाद के पीरियड को बोलते हैं पोस्टनेटल पीरियड। सवाल का जवाब आप सभी को देना है, एक उत्साहित मन के साथ में देना है। और आप सभी लोगों के इस विश्वास और इस प्यार के लिए नतमस्तक हूं। इस विश्वास को बनाए रखना, हर दिन नए आंकड़े के साथ में जुड़ना। कल सुबह 6 बजे नहीं, 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे मुझे इंतजार रहेगा। ठीक 8 बजे से ही सारे लोग चाहिए मुझे क्लास में, एकदम एक मुश्त अटेंडेंस होनी चाहिए। तब तो आएगा एक नया भोकाल क्लास करने का। तो इंतजार रहेगा कल सुबह ठीक 8 बजे। अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज में जाते जाते आपको देना चाहूंगा, और ये न्यूज क्या है? अच्छा, इस सवाल का जवाब वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में देना है कि जो पोस्टनेटल पीरियड होता है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब लिखना है। और ये मैं बता रहा हूं नॉर्सेट प्रीलिम, जिसका आयोजन उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा करवाया जा रहा है 3 सितंबर को सुबह 10 बजे उत्कर्ष क्लासेज के जोधपुर सेंटर, जोधपुर उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स, जयपुर सेंटर, हिंडोन हाइट्स, गोपालपुरा बाईपास रोड, प्रयागराज, एलके टावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, मनमोहन पार्क के पास, कटरा प्रयागराज, और इंदौर हर्षदीप मार्केट, गुजर अस्पताल के पास, भंवर कुआं चौराहा, एबी रोड, इंदौर। ये 4 ऐसी जगह है जो एड्रेस मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे ये कल होने वाला है सुबह 10 बजे ऑफलाइन प्री नॉर्सेट टेस्ट। आप सभी लोगों को यह टेस्ट पे पहुंचना है और अपनी उपस्थिति देते हुए सभी को टेस्ट देना है। पहले देखते हैं, टेस्ट आप दीजिए। टेस्ट के बाद में आपको 300 क्वेश्चन पेपर का एक सॉल्व पेपर वहां पे भी आपको मिलने वाला है, जो आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम में मदद करेगा। और आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। सभी लोगों ने उत्साहित मन के साथ में सेशन में भाग लिया, अपने आप को कॉन्फिडेंट किया, पूरा जोश जुनून और पागलपन सेशन में आपका दिखा। और आपके इसी उत्साह को नतमस्तक करते हुए आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे। कल सुबह ठीक 10 बजे इंतजार रहेगा
मैं तो ठीक सुबह 8 बजे इंतजार रहेगा, 8 बजे नॉर्थ सेट सीरीज की क्लास में मैं तो आ रहा हूं, आप आ रहे हैं ना? सभी लोगों को आना है और पूरे उत्साहित मन के साथ में आना है। आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। जानने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूं कि हमेशा ध्यान रखें, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा कल सुबह ठीक 8 बजे पूरे जुनून के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।